स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है वो किस किस बेस पे आएंगे। पहले हम देख लें ग्रामर के एमसीक्यू, जो 5 एमसीक्यू आएंगे। और स्टूडेंट्स हम ग्रामर के एमसीक्यू में पहले एक एडजेक्टिव पार्ट देख रहे हैं। देखिए एडजेक्टिव का क्वेश्चन भले ही एक आएगा, लेकिन हम पहले जानेंगे कि एडजेक्टिव है क्या। एडजेक्टिव को जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि एडजेक्टिव जो होता है क्वालिफाइंग वर्ड होता है। एडजेक्टिव जो है एक क्वालिफाइंग वर्ड है। अब ये क्वालिफाइंग वर्ड है मतलब कि हिंदी बोला तो विशेषता बताने वाला। ये विशेषता बताता, विशेषता किसकी बताता? ये विशेषता नाउन या प्रोनाउन की बताता है। नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। कौन बताता? एडजेक्टिव। अब देखिए 90% आपको मैं एक नॉर्मल सी बात बता रहा हूँ कि नाउन से पहले एडजेक्टिव आएगा। नाउन से पहले एडजेक्टिव आएगा, मतलब या फिर एडजेक्टिव के बाद कोई ना कोई नाउन आएगा। 90% पक्का नहीं, क्योंकि एडजेक्टिव के बाद नाउन नहीं भी आता, बट क्वालिफाई जब करेगा नाउन को तो नाउन से पहले ही आएगा। ठीक है। अब देखिए जैसे कि मैंने अब पहले आपको यहाँ पर नाउन पहचाननी जरूरी। नाउन क्या होती है तो मैं आपको एक सिंपल वर्ड से बता दूं। नाउन क्या होती है? जिस किसी भी वस्तु को हम अपनी आंखों से देख सकते हैं अथवा महसूस कर सकते हैं उसे नाउन कहते हैं। द वर्ड विच वी कैन सी और फील इज कॉल्ड नाउन। ठीक है, जिसे हम फील कर लें वो नाउन है, जिसे हम देख सकते हैं वो नाउन है। जैसे कि हमें कुछ भी दिखाई दे रहा है, रूम है नाउन है, मार्कर है नाउन है, बोर्ड है नाउन है। तो जिस किसी को हम देख सकते हैं तो हम महसूस कर सकते हैं वो नाउन है। क्लियर है। अब देखिए नाउन की विशेषता बताया कौन? एडजेक्टिव। ठीक है, जैसे मैंने लिखा ही इज ए क्लेवर बॉय, तो इस पहले सेंटेंस में पहचानो नाउन या प्रोनाउन, क्योंकि नाउन या प्रोनाउन की ही विशेषता बताएगा एडजेक्टिव। अब देखिए प्रोनाउन तो ये ही और ये क्या है? नाउन बॉय, लेकिन इस नाउन के ही स्थान पर यूज करी गई है प्रोनाउन, तो मतलब इन दोनों का एडजेक्टिव एक ही होगा। तो बॉय क्या है? नाउन। बॉय से पहले कौन आई है? क्लेवर। तो लड़के की क्या विशेषता है? कि लड़के की विशेषता लड़का चालाक है। क्लेवर का मतलब चालाक है लड़का, क्लेवर है, तो ये क्लेवर क्या होगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। अब ध्यान देने वाली बात ये अप्लाई हो जाए यहाँ से कि नाउन से पहले एडजेक्टिव आता। देखिए नाउन, नाउन से पहले कौन आएगा? एडजेक्टिव क्लेवर। तो अधिकतर 90% केस में आपको ध्यान रखना नाउन पहचान लो और नाउन से पहले वाला जो वर्ड होगा वो एडजेक्टिव होगा। लेकिन यहाँ पर हाँ वर्ब नहीं होना चाहिए, क्योंकि वर्ब के बाद भी नाउन आ जाता है। और किस कंडीशन में आता है? एज ए ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के रूप में नाउन आ जाता है वो वर्ब के बाद। वर्ब को अलग कर देंगे, केवल वर्ब को छोड़कर जो वर्ड आएगा नाउन से पहले वो एडजेक्टिव होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन आपका इस प्रकार आएगा कि आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इन सेंटेंसों में एडजेक्टिव पहचानना है। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन है ए वेरी ब्यूटीफुल टेम्पल। ए वेरी ब्यूटीफुल टेम्पल इज बीइंग बिल्ट एट अयोध्या। एक बहुत ही सुंदर मंदिर अयोध्या में बनाया जा रहा है। एक बहुत ही सुंदर मंदिर अयोध्या में बनाया जा रहा है। अब इसका ऑप्शन नंबर ए है वेरी, बी है टेम्पल, सी है ब्यूटीफुल और डी है बिल्ट। अब देखिए अब मैं बात करूं तो इसमें नाउन पहचानूं तो एक नाउन तो है अयोध्या, क्योंकि अयोध्या एक स्थान का नाम है, उसे हम देख सकते हैं। और एक है टेम्पल, टेम्पल का मतलब मंदिर, जिसे हम देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने बताया जिस वस्तु को हम देख सकते हैं तो जिसे महसूस कर सकते हैं वो नाउन होती है। अब देखिए अयोध्या से पहले क्या? एड, हाँ पता है एड टेक प्रीपोजिशन है, तो ये तो एडजेक्टिव होगी नहीं। क्लियर है। अब टेम्पल से पहले क्या आया? ब्यूटीफुल। टेम्पल से पहले क्या आया? ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल का मतलब सुंदर। अब देखिए मंदिर की विशेषता क्या है? मंदिर की विशेषता है कि मंदिर सुंदर है, तो यहाँ पर जो ब्यूटीफुल वर्ड हो गया यही यहाँ पे क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। तो इसका ऑप्शन नंबर सी ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है द गंगा इज ए होली रिवर। फिर से वही काम करिए आप, पहचानो नाम क्या? गंगा। और एक क्या है? रिवर। गंगा माने गंगा, गंगा किसी का नाम है, पर्सनल नाउन है, ये किसी नदी का नाम है गंगा। और रिवर क्या? नदी। इस ये जो है किसी रिवर है तो क्या है? कॉमन नाउन है, ये हम इसे देख सकते हैं। अब देखिए गंगा से पहले क्या है? द, और रिवर से पहले क्या है? होली। अब यहाँ पर द जो है ये एक आर्टिकल है। द जो है एक आर्टिकल है। आर्टिकल जो है डिटर्मिनर में आते हैं। डिटर्मिनर भले से ही एक एडजेक्टिव का रूप है, लेकिन यहाँ पर हम द को एडजेक्टिव नहीं कहेंगे। ठीक है, ये एक डिटर्मिनर है। अब रिवर से पहले क्या आया? होली।
ये नदी जो है रिवर, इसकी विशेषता क्या है कि नदी जो है होली है। होली का मतलब पवित्र, ये नदी पवित्र है। तो नदी की विशेषता क्या हो गई, पवित्र है। तो यहाँ पर जो होली है वो यहाँ का एडजेक्टिव हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका डी ठीक हो जाएगा। क्लियर है। अगला है द बॉय हेल्प्ड द ब्लाइंड मैन, लड़के ने उस अंधे आदमी की सहायता की। अब देखिए यहाँ पर नाउन पहचानो, बॉय माने लड़का देख सकते हैं लड़के को, मैन माने आदमी, आदमी को भी देख सकते हैं। अब बॉय से के पहले क्या आया, द तो एक आर्टिकल है, डिटरमिनर है, आर्टिकल भी होता था, डिटरमिनर में भी आता। लेकिन मैन माने आदमी, और आदमी कैसा, अंधा, आदमी कैसा, अंधा। तो आदमी की विशेषता है कि आदमी अंधा है। ठीक है, तो यहाँ पर ब्लाइंड क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आप एडजेक्टिव वाला पार्ट समझ चुके हैं। अब हम आगे देखते हैं वर्ब, क्योंकि वर्ब से क्वेश्चन 100% आने वाला है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब देखते हैं हम वर्ब कैसे पढ़ते हैं। वर्ब और आर्टिकल दोनों पार्ट देख रहे हैं। देखिए वर्ब के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। वर्ब जो होती है, वर्ब का मतलब है वर्क, वर्ब का मतलब है वर्क। वर्ब अगर दूसरे शब्द में बोले तो एन एक्शन वर्ड, एन एक्शन वर्ड मतलब सीधा सा है जो कोई काम करने को बताते शब्द, उस शब्द को वर्ब कहते हैं। वर्क को आप जानते हैं, वर्क का मतलब क्या, काम। जो काम को करने को बता दे उसे हम क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। ये तो हो गई इसकी पहचान। अब मैं बात कर लूँ इसकी पोजीशन की, तो इसकी जो पोजीशन होती है, सेंटेंस कुछ इस प्रकार का होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो स्टूडेंट आपको ध्यान रखना, वर्ब जो आनी है हमेशा सब्जेक्ट के बाद आनी है और ऑब्जेक्ट से पहले आनी है। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद और ऑब्जेक्ट से पहले। अब आपको मैं यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, ये सब्जेक्ट जो होता है ना, ये या तो कोई नाउन होगा या कोई प्रोनाउन होगा, और ये ऑब्जेक्ट जो होगा ना, या तो कोई नाउन होगा या फिर कोई प्रोनाउन होगा, ये 100% श्योर है। तो स्टूडेंट्स वर्ब जो है सब्जेक्ट के बाद आएगी और ऑब्जेक्ट से पहले आएगी। ठीक है, और वर्ब क्या होती है, वर्ब एक एक्शन वर्ड है, मतलब कि वर्क जो जिससे हम वर्क को डिफाइन कर सकते हैं, जिससे हम काम को बता सकते हैं, वो क्या है, वर्ब है। ठीक है, तो देखिए हम फिल करते हैं। द स्काई ग्रू डार्क, मतलब कि आसमान, डार्क मतलब गहरा हो गया या फिर धुंधला हो गया, आसमान धुंधला हो गया। अब देखिए आप जानते हैं द स्काई, स्काई माने आकाश, से हम देख सकते हैं, तो एक नाउन है। मैंने बोला था सब्जेक्ट सब्जेक्ट सब सेंटेंस से पहले आता तो नाउन एक सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट हो गया। डार्क का मतलब है धुंधला या फिर गहरा, तो धुंधला ये तो एक विशेषता है, तो ये एडजेक्टिव है, हो सकता है यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट ही नहीं है। लेकिन सब्जेक्ट के बाद वाला जो शब्द है यही तो वर्ब है। मैंने बोला सब्जेक्ट के बाद जो वर्ड आएगा वही तो वर्ब है आपकी, तो ग्रू क्या हो गया, वर्ब हो गया है। तो ऑप्शन नंबर सी ठीक हो गया। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है माई फ्रेंड इज ए हार्ड वर्किंग मैन, माई फ्रेंड इज ए हार्ड वर्किंग मैन, मेरा मित्र एक कठिन परिश्रमी व्यक्ति है, मेरा मित्र एक कठिन परिश्रमी व्यक्ति है। अब देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, देखा कि वर्क वर्क में लगा हुआ है आईएनजी, जिसमें आईएनजी लगा होता है वो होती है वर्ब की आईएनजी फॉर्म, जिसे हम कंटिन्यूअस में यूज करते हैं। बस देखा वर्किंग और ठोक दिया, यही गलती हो जाती है। वर्किंग यहाँ पर नाउन वर्ब नहीं है, ये तो एक यहाँ पर एडजेक्टिव का वर्क कर रही है, यहाँ पर ये एक एडजेक्टिव का वर्क कर रही है। देखिए मैंने बताया कि माई फ्रेंड, माई फ्रेंड क्या है, ये हो गया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्योंकि फ्रेंड यहाँ पर नाउन है। ठीक है, अब सब्जेक्ट के बाद क्या आती है वर्ब, तो यहाँ पर इज जो है ये वर्ब है, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सही है, ऑप्शन नंबर सी ठीक है। ठीक है, ये बात याद रखनी है, कहीं वर्किंग देखा स्टूडेंट्स ने और बस यही ऑप्शन क्लिक कराया और बोले कि हाँ बिल्कुल स्मार्ट, मैं एकदम ठीक हूँ, और ये यही गलती कर देता है स्टूडेंट। अगला है क्वेश्चन नंबर 3 है सी लिव्स इन मुंबई फॉर स्टडीज, आपको घुमाने के लिए पहला ऑप्शन वर्किंग स्टडीज ऐसे ऑप्शन देगा जिसे स्टूडेंट देकर पहली ठोक दे एकदम, तो ऐसी गलती नहीं करनी है। मैंने बताया कि पहले सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आती है, तो देखिए सब्जेक्ट आई, सब्जेक्ट के बाद जो ये वर्ड है ये लिव्स, यही तो वर्ब है, तो ऑप्शन नंबर भैया सी ठीक है इसका।
तो ये तो बात कर ली हमने वर्ब की, अब हम बात करेंगे आर्टिकल की। तो आर्टिकल कुछ नहीं है भैया, आर्टिकल 3 होते हैं, ए, एन और द। आर्टिकल 3 होते हैं, ए, एन और द। ए और एन जो है वो इंडेफिनिट आर्टिकल हैं। इंडेफिनिट का मतलब इनका कोई निश्चित नहीं है, कहीं भी आ सकते हैं। और द जो है वो एक डेफिनिट आर्टिकल है। तो डेफिनिट इंडेफिनिट से मतलब सीधा सा बच्चों ये है कि इंडेफिनिट का मतलब ये जो है आ भी सकते हैं किसी नाउन से पहले और नहीं भी आ सकते, लेकिन डेफिनिट का मतलब है 100% आएंगे। डेफिनिट का मतलब है द जिससे पहले जहां जिस पोजीशन पर आ गया उस पोजीशन में आना ही आना है, ठीक है। मतलब कि किसी भी नाउन को डेफिनिट कर देता है द, किसी भी नाउन को डेफिनिट कर देता है द। अब मैं तुम्हें सिंपल सा रूल बता रहा हूँ। ए एन तो आप जानते हो भाई, किसी के पहले अगर हम किसी की संख्या बतानी है एक, किसी की संख्या क्या बतानी है एक, क्या एक है यू, तो एक के लिए ए का यूज करेंगे या फिर एन का यूज करेंगे। आपको पता है अगर कांस्टेंट है, अगर कांस्टेंट से वर्ड शुरू है तो उससे पहले क्या यूज करेंगे ए। अगर कोई वोवेल से वर्ड शुरू है तो उससे पहले क्या यूज करेंगे एन। जैसे मैंने बोला एप्पल, APPLE एप्पल, तो एप्पल से पहले क्या आएगा एन आएगा, ठीक है। अब मैंने बोला बॉल, BALL बॉल, तो इससे पहले क्या आएगा ए आएगा, क्योंकि ये कॉन्स्टेंट शुरू हो रहा है और ये वोवेल शुरू हो रहा है। लेकिन ये तो हो गया बच्चों वाला ज्ञान। अब तुम्हें सीखना है स्मार्ट नॉलेज। स्मार्ट नॉलेज ये कहती है इनका प्रोनाउंसिएशन देखते हैं, क्या देखते हैं इनका प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन को हिंदी में कहते हैं उच्चारण। उच्चारण देखो इसे क्या रहा है एप्पल, एप्पल, ठीक है। हिंदी इज ग्रेट है, यहाँ पर ध्यान दो, एप्पल पढ़ा जा रहा है। वो एप्पल जो होता है ना हिंदी शब्दों में जाके देखोगे तो ए जो है वो स्वरों में आता। हिंदी के जो वर्णमाला है उसमें 13 अक्षर होते हैं स्वर के, तो ए जो है स्वरों में आता है। तो स्वर की कैटेगरी जो रखी गई है वो एन से शुरुआत होगी, ठीक है। अब ये क्या है बॉल, ये है बॉल। तो बॉल जो शब्द है ना बे जो अक्षर है ये भैया व्यंजनों में आवे। जो हिंदी में व्यंजन है उन व्यंजनों की सीरीज में आता है ब, तो ब से शुरू हो रहा है तो इससे शुरू होगा, इससे पहले आएगा ए। तो आपने एक देखा होगा जैसे लिखा हुआ है यूरोप। अब स्टूडेंट क्या देखेगा सर ई से शुरू हो रहा है, ई से, और डबल और प्रॉफिट ले लो, यू रहेगा आगे, लगा दो एन, गलत हो गया, एन नहीं लगाना, इसका हिंदी में उच्चारण करो, इसका हिंदी में प्रोनाउंसिएशन करो, तो ये बोलेगा यूरोप। अब ये जो आवे ना ये यू आवे है व्यंजन में, मतलब कॉन्सोनेंट में। तो कॉन्सोनेंट जो होते हैं उनसे पहले आता ए, तो यूरोप से पहले क्या आएगा ए आएगा, ठीक है। तो हिंदी का उच्चारण करना है ना कि इंग्लिश का। यूं तो बात हो गई ए और एन की, ठीक है। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी दा की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इसके ज़्यादा लंबे चौड़े तो बहुत सारे रूल हैं, लेकिन मैं तुम्हें एक सार्वभौमिक जो रूल है यूनिवर्सल वो बता रहा हूँ। दा उससे पहले आएगा जो पूरी दुनिया में एक है, ठीक है। वन इन ऑल यूनिवर्स, वन इन ऑल यूनिवर्स, ठीक है। पूरे यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में जो चीज एक है उससे पहले दा आएगा। अब मैं कहूँ जैसे क्या गंगा, तो गंगा कितनी है पूरी दुनिया में, एक ही तो गंगा है, तो दा गंगा आएगा। मैं कहूँ हिमालय, हिमालय कितने, एक ही तो हिमालय है, तो दा हिमालय आएगा, ठीक है। जैसे दा गंगा। अब बच्चे याद करते रहते हैं कि नदियों के नाम से पहले दा लगाओ, हिमालय की चोटियों जो बड़ी लंबी श्रृंखलाएं उनसे पहले दा लगाओ। तो कुछ ना याद करना, बस तुम्हें याद करना जो पूरी दुनिया में एक है उससे पहले दा आएगा, ठीक है। इतना से तो नियम है भाई, दा गंगा, दा हिमालय, दा हिमालयाज, और भी जो भी पूरी दुनिया में जो भी कुछ एक है भाई। चंद्रमा कितने हैं पूरी दुनिया, मून कितने हैं, एक ही तो है, तो दा आएगा मून से पहले। सूरज कितने हैं, सूरज एक ही तो है, सन, तो दा आएगा सन से पहले, ठीक है। तो जो पूरी दुनिया में एक है उससे पहले दा आएगा, पहला नियम तो हो गया यो। अब दा का दूसरा नियम क्या है, दा का दूसरा नियम यू है, यदि किसी नाउन की जानकारी हमें पहले से हो गई है, किसी नाउन की जानकारी पहले से हो गई तो उस नाउन का यूज दोबारा से करा गया है।
नाउन को रिपीट करा गया, अगर नाउन रिपीट हो गई ना तो उससे उससे पहले गारंटी से उससे पहले द आ जाएगा, ठीक है। अगर नाउन रिपीट हो रही है किसी सेंटेंस में या फिर उस पैसेज में दोबारा से वो सेंटेंस आया, उस नाउन का रिपीटेशन हो रहा है, तो गारंटी से उससे पहले क्या आएगा, द आएगा। इतना सही तो है। और तीसरा और है, बात खत्म। 3 ही नियम है दा के, और कुछ ना। तीसरा नियम यू है, जब किसी नाउन पर जोर दिया जाए, जब किसी नाउन पर विशेष तौर से जोर दिया जाए, प्रेशर दिया जाए कि हाँ यही है, डेफिनेटली के उसे डेफिनेट कर दिया जाए। अगर किसी नाउन को डेफिनेट कर दिया जाए तो उससे पहले द 100% आएगा, ठीक है। डेफिनेट ए नाउन, अगर किसी नाउन को भैया डेफिनेट कर दिया जाएगा तो उससे पहले द जरूर आएगा। जैसे मैंने लिख दिया द गर्ल, इसका मतलब यह है उस लड़की पर जोर दिया जा रहा है। जैसे मैं कहूँ यह वही लड़की है जो मैंने बाजार में देखी थी, तो दिस इज द गर्ल, इसका मतलब उस लड़की पर जोर दिया जा रहा है कि ये वही लड़की है, पक्का 100%। तो किसी नाउन को डेफिनेट करने के लिए भी द का यूज करा जाता है। द का एक छोटा सा नियम और है, वो ये है, अगर सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, अगर एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री है, उससे पहले चाहे कैसी भी हो 100% उससे पहले द जरूर आएगा। अगर एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री है तो उससे पहले द जरूर आएगा। जैसे क्या मैंने लिखा, टॉल, टॉल एक एडजेक्टिव है ना, तो टॉल की सुपरलेटिव डिग्री है टॉलेस्ट, टॉल की सुपरलेटिव डिग्री क्या है, टॉलेस्ट। तुमने पढ़ा भी होगा, जैसे गुड, बेस्ट और गुड, बेटर, बेस्ट, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, ठीक है। अधिकतर याद रखना सुपरलेटिव डिग्री के लास्ट में EST आवे, सुपरलेटिव डिग्री के लास्ट में EST आता, ठीक है। तो इससे पहले क्या लगना चाहिए, टॉलेस्ट से पहले द लगना चाहिए, और कुछ क्या, ठीक है। अब देखिए चेक करके देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, दिस इज, फिर यहाँ पे कुछ बनना है, बेस्ट बुक ऑफ फिजिक्स। कुछ ना आंख बंद कर ठोक दो, क्या बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, अभी तो बताया भाई। गुड की सुपरलेटिव डिग्री है गुड, बेटर, बेस्ट, बेस्ट क्या है सुपरलेटिव डिग्री, गुड जो है पॉजिटिव डिग्री है, बेटर जो है कंपैरेटिव डिग्री है, और बेस्ट क्या है सुपरलेटिव डिग्री है। तो बेस्ट से पहले क्या लगा दो, द लगा दो। अगला सेंटेंस है, खालिस्तान पहले दे दिया फिल करने के लिए, बर्ड टू द वाइज इज सफिशिएंट, बुद्धिमानों के लिए शब्द पर्याप्त है। अब कोई एक शब्द तो है, यहाँ पर ध्यान दो, बर्ड लिखा हुआ है तो शब्द जो है वो पर्याप्त है, बुद्धिमानों के लिए शब्द पर्याप्त है, तो वो कोई एक शब्द है, उसे डेफिनेट करा गया। और मैंने ये बताया कि जब किसी वस्तु को डेफिनेट कर देते हैं तो उससे पहले द आएगा, तो इससे पहले आ जाएगा भैया द वर्ड टू द वाइज इज सफिशिएंट। क्लियर है। अब देखिए अगला तीसरा है, हिज फादर इज MP। बस बच्चों ने देख लिया कि सर एम हैगा एम, हम तो ए लगाएंगे, जो कि गलत है। भैया इसका हिंदी निकाल लो, पहले हिंदी लिखी जाएगी ऐसे M और P, ठीक है। ए आएगा, ए एक स्वर है, जब एक स्वर है तो स्वर से पहले क्या आता है, ए नहीं आता सर, एन आता, ठीक है। तो इसलिए हिज फादर इज एन MP, ध्यान देने वाली बात है, आ भी सकता है बोर्ड में। आगे हम बात करूँ चौथे, ही इज, अब यहाँ कुछ भरा जाना, अनटिडी मैन। अब देखो तो यहाँ पर घबराने की जरूरत नहीं है, ये अनटिडी लिखा हुआ है, इसकी जो हिंदी हो गई अनटिडी, ये लिख दिया अनटिडी, तो अनटिडी क्या ए हैगा, तो ए के लिए क्या लगा देंगे एन, ठीक है। तो ही इज एन अनटिडी मैन, ठीक है। लास्ट है इट इज, अब भैया यहाँ पर कुछ भरा जाना, अ सर्विस, ठीक है। ये क्या है यूनियन, यू देख के एन मत लगा दो, कभी यहाँ यू देख के एन लगा दिया, यू भी यू एन, यू भी यू एन, इसका भैया हिंदी निकाल लो, यूनियन, यूनियन। तो ये आ रहा, ये के लिए क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे, एन नहीं लगाने के। क्लियर है। आई होप कि आप समझ गए होंगे आर्टिकल और वर्ब। अगला पार्ट हम समझने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम देखने वाले हैं कुछ प्रीपोजिशन। अब मैंने सोची क्यों ना पहले तुम्हें प्रीपोजिशन थोड़ी सी पढ़ाया दूं, तो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन मैंने लिख दी है, इनके बारे में पहले थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ, बाद में कुछ क्वेश्चन लिखवाऊंगा और उन्हें सोल्व करवाऊंगा। तो भैया पहली प्रीपोजिशन है एवं।
अब एबव का मतलब क्या होता, एबव का मतलब होता है ऊपर, मतलब कि जो ऊपर होता है उसे बोलते हैं एबव, ठीक है। जैसे कि आपको दिया होगा नन ऑफ द एबव, इनमें से कोई नहीं, मतलब जो ऊपर दिया गया है उनमें से कोई नहीं। लेकिन ऊपर का मतलब ये मत समझ लो कोई वस्तु रखी है जो वास्तव में इंडेफिनिटली नहीं होता, विर्चुअल होता है, उसके लिए एबव यूज करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने लिखा कि ऊपर लिखे हुए, ठीक है, ऊपर लिखे हुए, तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, एबव, ठीक है। अब एबव हो गया ऊपर के लिए, मैं हिंदी में लिख रहा हूं ऊपर के लिए। दूसरा आ गया बाई, बाई का प्रयोग जो करते हैं जब किसी, बाई का प्रयोग कई जगह करते हैं, जब फ्यूचर टेंस में तक के लिए बाई का प्रयोग करते हैं, फ्यूचर टेंस में तक के लिए। जब कोई व्यक्ति किसी बड़े वाहन से सफर कर रहा हो, जैसे क्या बस, ट्रेन और प्लेन, तो उसके लिए क्या लगाते हैं, बाई लगाते हैं। ट्रेन बस के लिए, ट्रेन टैब ट्रेवलिंग वगैरह के लिए भी क्या लगाते हैं, ट्रेन हो बस हो, उसके लिए क्या लगाते हैं, बाई का प्रयोग करते हैं कि वह ट्रेन से आ रहा है, ही इज कमिंग बाई ट्रेन, ठीक है। वह बस से जा रहा है, ही इज गोइंग बाई द बस। अब देखिए विद, विद का प्रयोग होता साथ के लिए। अब विद का प्रयोग साथ के लिए होता, तो इसका सिंपल सा रूल है, जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु के साथ काम करती है तो उसके लिए विद का प्रयोग करते हैं, नहीं होता था। क्योंकि प्रीपोजिशन जो होती है ना, असलियत में प्रीपोजिशन नाउन, किसी नाउन या प्रोनाउन की किसी दूसरी नाउन या प्रोनाउन से संबंध दिखाती है, मतलब कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच के संबंध को दिखाने का नाम काम किसका है, प्रीपोजिशन का। इट इज ए कॉनकॉर्ड वर्ड, ये कॉनकॉर्ड वर्ड है, तो विद का प्रयोग उसके लिए होता। अब जैसे क्या मैं कहूं उसने उसने तलवार से शेर को मारा, उसने तलवार से शेर को मारा, तो उसने मारा, ही किल्ड किसे मारा, शेर को, ही किल्ड लायन। अब तलवार से मारा, अच्छे को आता उसने मारा ना, शेर को उसने मारा, तो इसने तो काम पूरा कर दिया मारने का, लेकिन इसने कोई अपने हाथों से कोई मारा है, इसने मारा भैया स्टूडेंट तलवार से मारा है, ठीक है। तो बेटा जब तलवार से मारा है तो काम तलवार ने भी करा है और उसने भी, मतलब कि इन दोनों ने मिलकर काम करा है। जब इन दोनों ने मिलकर काम करा है तो इससे पहले क्या जाएगा, विद स्वॉर्ड, मतलब कि तलवार के लिए हमने क्या लगा दिया, विद, क्योंकि दोनों ने मिलकर काम करा है। ही किल्ड ए लायन विद ए स्वॉर्ड, तो यहाँ पर जो तलवार ने और उसने मिलकर काम करा है, इसके लिए क्या आया है, विद आया। आई होप कि आप समझ गए होंगे विद का प्रयोग। तो विद का प्रयोग जो होता है साथ काम करने के लिए गया था, साथ काम करने के लिए जब, लेकिन यहाँ पर जो मैं ओन का प्रयोग बता रहा हूँ, ओन का प्रयोग यहाँ पर मैं वेहिकल के लिए बता रहा हूँ। जब कोई ऐसे वेहिकल मतलब कि वाहन जिस पर हम चढ़कर जा रहे हो, उसके लिए ओन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे, ओन का प्रयोग करेंगे। जैसे क्या, वह साइकिल से जा रहा है, ही इज गोइंग ऑन साइकिल, साइकिल के ऊपर बैठ कर जा रहा है, ठीक है। वह मोटरसाइकिल से बाइक से जा रहा है, ही इज गोइंग ऑन बाइक, मतलब ऐसा वाहन, ऐसा कोई व्हीकल जिसके ऊपर बैठकर वास्तव में दिखाई दे कि हाँ ये इसके ऊपर बैठा हुआ दिखाई दे रहा है, व्हीकल चल रहा। अब ट्रेन के ऊपर मत बैठा देना, ठीक है, आएगा वहां पर भी वो नहीं वैसे, लेकिन ट्रेन के ऊपर बैठना जो है आपराधिक है, गैर कानूनी है, सही है। उनका मतलब किसी वाहन के ऊपर, वाहन के ऊपर यात्रा करना, ठीक है, व्हीकल के ऊपर। दूसरा इन, लेकिन यहाँ पर हम इनका प्रयोग देख रहे हैं किसी समय के अंदर, समय अवधि के अंदर, समय अवधि के भीतर। जब कोई तुम्हें काम दिया जाए कि तुम्हें यू 3 दिन में कार्य करना है, तुम्हें ये 3 दिन में कार्य करना है। अंडर, बिलो, डाउन, बीनीथ, तीनों का मतलब हिंदी में होता है नीचे। अंडर, बिलो, डाउन, बीनीथ। अब इनका मतलब समझते फिर अंतर क्या क्या है इनमें, तो अंतर यू है भैया
अंडर का प्रयोग जब करते हैं जब कोई वस्तु किसी वस्तु के नीचे वास्तव में दिखाई दे रही हो। जब कोई वस्तु किसी वस्तु के नीचे दिखाई दे रही हो, जैसे का टेबल के नीचे कोई बिल्ली बैठी है तो हम क्या बोलेंगे कि टेबल के नीचे बिल्ली है, द कैट इज अंडर द टेबल। ठीक है, द कैट इज अंडर द टेबल। ठीक है, जब कोई वस्तु किसी वस्तु के नीचे हो और वास्तव में हमें दिखाई दे रही हो तो उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे? अंडर का। ठीक है, लिखने रहा हूं, चाहे सुन लेंगे। बिलो का प्रयोग होता है जैसे कि कोई है, जब कोई वस्तु नीचे आती है लेकिन उससे अलग ना हो। अब यहाँ पर वो जो पार्ट है वो उसी का हो। अब मान लीजिए कोई इंस्ट्रूमेंट है और उसमें कुछ कील वगैरह ऐसे लगी हुई है, वो बताती कि जैसे मान लीजिए सुई लगी हुई है, वो तोलने वाला कुछ यंत्र होता है ऐसा, और उसमें कोई सुई लगी हुई है और वो तोलने का काम कर रहा है। ठीक है, तो ये सुई नीचे को आएगी भाई, जब वजन तोला जाएगा तो ये नीचे को आएगी। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 10 नंबर है, यहाँ पर 5 नंबर है, यहाँ पर 0 है। अगर 10 किलो है, 10 किलो के लिए क्या आएगी? नीचे को आएगी। तो हम क्या कहेंगे? द नीडल इज ब्लो। तो नीडल कैसे आ गई है? नीचे आ गई है। ठीक है, तो ये नीडल है यू इस यंत्र का पार्ट है। नीडल जो है वो इस इंस्ट्रूमेंट का पार्ट है, इसलिए यहाँ पर नीडल के लिए हम बिलो यूज करेंगे, अंडर नहीं करेंगे, डाउन नहीं करेंगे, बीनीथ नहीं करेंगे। ठीक है, ठीक है। अब देखिए डाउन का प्रयोग कहाँ करेंगे? जब कोई वस्तु गिर करके नीचे आ जाए, जब कोई वस्तु ऊपर से गिर के नीचे आ जाती है उसके लिए यूज करेंगे डाउन का। जब कोई वस्तु, कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे को आ जाए तो कहेंगे नीचे आ गया, तो उसका मतलब क्या हो गया? डाउन हो गया वो। ठीक है, तो उसके लिए यूज करेंगे डाउन का। शेयर मार्केट वगैरह में भी डाउन यूज करा जाता है कि डाउन हो गया। ठीक है, बीनीथ का प्रयोग करेंगे हम बॉटम, मतलब कि हिंदी बोलते हैं तलहटी के लिए, तली के लिए। जैसे क्या मतलब तलहटी के लिए जो यूज करा जाएगा, कोई बर्तन है उसमें पानी भरा हुआ है और उसमें कोई आप जो है इंस्ट्रूमेंट या कोई ऑब्जेक्ट तैर रहा है यहाँ पर, और वो जो है डूब करके कहाँ आ गया? इसकी बॉटम तली में आ गया, तो इसके लिए क्या यूज करेंगे? बीनीथ का यूज करेंगे। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे चारों को, अंडर, बिलो, डाउन, बीनीथ, चारों का मतलब ही नीचे होता है। ठीक है, अब अगला आता है अप। देखिए अप माने क्या होता है? अप माने ऊपर होता है, मतलब कि इसका अपोजिट, चाहे कैसा भी हो अप यूज करते हैं। कोई सा भी ऊपर हो उसके लिए क्या यूज करेंगे? अप। लेकिन कोई वस्तु जब किसी के ऊपर ऊपर हो, जैसे टेबल के ऊपर, तो उसके लिए अप का यूज नहीं करेंगे। अगर टेबल के ऊपर है तो उसके लिए अप का यूज नहीं करेंगे। मतलब कि अंडर का अपोजिट अप नहीं होता, बाकी बिलो का भी, डाउन का, बीनीथ का भी, इन तीनों का अपोजिट क्या होता है? अप होता है। सही है। सिंस और फोर, देखिए दोनों की दोनों जो प्रीपोजिशंस हैं ये टाइम के लिए यूज होती है, फॉर टाइम। ठीक है, जब कोई टाइम के मतलब काम किसी टाइम से चल रहा हो उसके लिए क्या यूज करेंगे? फॉर और सिंस। जैसे वह 2 बजे से खाना खा रहा है, वह 2 दिन से दौड़ रहा है, वह 5 महीने से तैयारी कर रहा है, तो से के लिए फॉर और सिंस का प्रयोग करेंगे। अब सिंस आता है डेफिनेट टाइम के लिए, फॉर डेफिनेट टाइम, और फॉर आता है इनडेफिनेट टाइम के लिए, फॉर इनडेफिनेट। ठीक है, जब इसका सेंटेंस यूज, जब इसका एग्जाम्पल बताएंगे तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ऑफ का बड़ा सिंपल है, ऑफ जो है दो वस्तुओं को जोड़ने का काम करता है, इसका संबंध उस दूसरी से दिखाता है। ठीक है, जब ऑफ का प्रयोग होता है तो ऑफ के बाद जो यहाँ पर नाउन आती है, इस नाउन का सीधा संबंध दिखाता है अगली वाली नाउन से। ठीक है, ऑफ जो है मतलब ऑफ के बाद आने वाली जो नाउन है इसका संबंध किससे दिखाता है? उससे जो पहले नाउन आ रही है। तो ऑफ तो सीधा सिंपल है, इसके हिंदी, इसे हिंदी क्या कहते हैं? हिंदी होती है ऑफ की का, की या के। ठीक है, अब देखिए एट और ऑन समझ लीजिए। एट का मतलब भी क्या होता है? पर, और ऑन का मतलब भी क्या होता है? पर या ऊपर। एट का प्रयोग करेंगे इंडेफिनिट के लिए,
और ऑन का प्रयोग करेंगे डेफिनेट के लिए। अब जैसे मैंने बोला बिल्ली मेज पर है, बिल्ली मेज पर है, तो वास्तव में दिखाई दे रही है बिल्ली, तभी तो कह रहे हैं मेज पर है। मेज के ऊपर वास्तव में बिल्ली है, तो इसके लिए क्या यूज करेंगे? ऑन। अब मैं कहूँ कि हरीश दरवाजे पर है, तो हरीश दरवाजे पर है या हरीश दरवाजे पर खड़ा है, क्योंकि ये दरवाजे के ऊपर चढ़ गया हो, वो दरवाजे के ऊपर नहीं चढ़ा हुआ है, वो दरवाजे पर खड़ा है, तो उसके लिए क्या यूज करेंगे? एट। मतलब कि दरवाजे पर है, इसका मतलब वो इंडेफिनिट है, पक्का नहीं कि दरवाजे पर है। भाई दरवाजे की जो निचली सतह होती है ये भी दरवाजे में इंक्लूड होती है। तो कहने का अर्थ ये है कि जब इंडेफिनिटली में पता हो तो उसके लिए एट का यूज करते हैं। जैसे कि हमने बोला कि मैं स्टेशन पर खड़ा हूं। अब भाई स्टेशन जो होता है, देखिए स्टेशन पर जो प्लेटफॉर्म है वो भी स्टेशन के अंतर्गत आता, जो ऊपर वो टीन सेट तना होता है वो भी स्टेशन में आता, जो यहाँ पर ऑफिस वगैरह बने होते हैं स्टेशन मास्टर वगैरह के, ये भैया स्टेशन में आता, जो रेल की पटरियाँ होती हैं ये भी स्टेशन में आती हैं। अब तुम कहो कि स्टेशन पर है तो यू इस पर इसके ऊपर कोई खड़ा है, टीन सेट के ऑफिस के ऊपर कोई है, टीन पटरी के ऊपर कोई खड़ा है, केवल तुम कहो प्लेटफॉर्म है, हाँ प्लेटफॉर्म के लिए ऑन आ सकता, क्योंकि प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़ा है। मान लीजिए कोई शराब वराब पिया खड़ा हो गया, पहुंच गया छतरी के ऊपर, जो टीन सेट डला हुआ है इसके ऊपर चढ़ गया, तो कह देंगे कि टीन सेट के ऊपर है, ना कि स्टेशन के ऊपर। स्टेशन तो सारा ही इंक्लूड आएगा, तो स्टेशन से के लिए क्या यूज करते हैं? एट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ऑन का प्रयोग होता है डेफिनिट के लिए और एट का प्रयोग होता है इनडेफिनिट के लिए। समझ में आ गया होगा? क्लियर है? अब देखिए टू का प्रयोग क्या होता है? जब कोई वस्तु किसी वस्तु से जुड़ने के लिए जाती है तो उसके लिए टू लगाते हैं। जब कोई एक नाउन दूसरी नाउन से कनेक्ट होने के लिए जाती है, एक नाउन दूसरी नाउन से कनेक्ट होने के लिए, कनेक्ट का मतलब जुड़ने के लिए, जैसे मैं कहूँ कि मैं बाजार जाता हूँ, तो मैं और बाजार दोनों को जोड़ा जा रहा है मुझसे, मतलब मैं बाजार से जुड़ने के लिए जा रहा हूँ, तो बाजार में कुछ चला गया तो बाजार से जुड़ गया, बाजार में शामिल हो गया, तो मैं और बाजार जब जुड़ने के जा रहे तो आई गो टू मार्केट, तो यहाँ पर टू का प्रयोग करूंगा, मार्केट से पहले टू। जैसे मैंने लिखा वह मेरे पास आता है, तो मेरे पास आता, तो यहाँ पास की अंग्रेजी कुछ नहीं आई है, मेरे पास आता मतलब मुझसे जुड़ने के लिए, मतलब मेरे पास आता है, मेरे से कनेक्ट होने के लिए आ रहा हो, तो ही मेरे पास आता है, ही कम्स टू मी, वह मेरे पास आता है। क्लियर है? दूसरा टू का प्रयोग जो है किसी, जब कोई वर्ब का यूज कर देते हैं, देखो इन्फिनेटिव का लिए यूज करते हैं इसका, जब एक सेंटेंस में एक वर्ब आ जाए और दूसरी वर्ब में यूज करनी हो तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में यूज करते हैं, इसे इन्फिनेटिव कहते हैं, इन्फिनेटिव। क्लियर है? अब देखिए इनटू और इन दोनों का मतलब होता है में, मतलब कि कोई वस्तु किसी वस्तु के अंदर होती है उसके लिए में। अंतर क्या है? जब कोई वस्तु किसी वस्तु के अंदर पहले से ही हो, ऑलरेडी हो, पहले से ही विद्यमान हो, उसके लिए लगाएंगे इन। जैसे कि बिल्ली कमरे में है, द कैट इज इन रूम। मैं कहूँ कि वह कक्षा में नहीं है, ही इज नॉट इन द क्लास। तो जब कोई वस्तु किसी वस्तु के अंदर पहले से ही बता दी जाए तो उसके लिए क्या लगाएंगे? इन। लेकिन जब कोई वस्तु किसी वस्तु के अंदर एंट्री कर रही हो, प्रवेश कर रही हो, जैसे कि वह कक्षा में जा रहा है, he is going into the class। जब कोई एंट्री कर रहा हो, क्या कर रहा हो? एंट्री। या फिर कह सकते हैं मूविंग। मूविंग का मतलब गतिशील। जब कोई वस्तु गतिशील हो, चलती हुई हो और किसी के अंदर जा रही हो तो उसके लिए क्या लगाएंगे? इनटू। जैसे क्या मैंने लिखा वह नदी में चला जाता है, तो ही गोज इनटू द रिवर, ही गोज इनटू द रिवर। तो जब नदी के अंदर जा रहा है तो एक मोशन हो रहा है, एक मूविंग हो रही है उसके अंदर। मोशन का मतलब गति, ठीक है, उसके अंदर एक क्या हो रही है? मूविंग हो रही है, तो उसके लिए क्या यूज करेंगे? इनटू। नेक्स्ट है बिटवीन और अमंग, दोनों का मतलब होता है के बीच। जब कोई वस्तु दो या दो से मतलब किसी के बीच बांटी जाए या रखी जाए, उसके लिए क्या यूज करेंगे? बिटवीन और अमंग।
अगर दो के बीच बटी गई है, दो के लिए, अगर दो के बीच बटी गई है तो क्या यूज करेंगे, बिटवीन। और दो से ज्यादा के लिए, दो से ज्यादा, दो से ज्यादा के लिए अमंग, ठीक है। दो के लिए बिटवीन और दो से ज्यादा के लिए अमंग। मैंने बोला जैसे क्या, राम और मोहन के बीच इस सेब को बांट दो, तो ये कैसे बनेगा, दिस एप्पल इज डिवाइडेड बिटवीन राम एंड मोहन। तो दो के लिए कहलाएगा बिटवीन और दो से ज्यादा के लिए अमंग। मैंने बोला जैसे क्या, इन लड्डुओं को बच्चों के बीच में वितरित कर दिया जाए, तो दीज, लड्डू के लिए लड्डू लगा दो या स्वीट्स लगा दो, दीज स्वीट्स शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग दीज चिल्ड्रंस, इन बच्चों के बीच, ठीक है। चिल्ड्रन के लिए क्या आएगा, अमंग आएगा, क्योंकि वो बहुत दो से ज्यादा है, ठीक है। अब देखिए, बिहाइंड और आफ्टर दोनों का मतलब होता है पीछे, दोनों का मतलब क्या होता है, पीछे। अब बिहाइंड कहाँ था, आफ्टर कहाँ था। बिहाइंड का प्रयोग जब होता है जब कोई वस्तु किसी के पीछे, मतलब सिचुएशन में हो, खड़ी हो, ठीक है, मोशन में ना हो। जैसे कि मैंने बोला कि वह पेड़ के पीछे खड़ा है, तो ही स्टैंड बिहाइंड द ट्री, वह पेड़ के पीछे खड़ा है। तो जब कोई वस्तु किस में हो, मोशन में ना हो, ठीक है, नो मोशन। जब कोई वस्तु गतिशील ना हो, खड़ी हो या स्थिर हो, उसकी क्या लगाएंगे, बिहाइंड लगाएंगे। लेकिन जब मोशन में हो जाती है, इन मोशन, जब कोई वस्तु किसी वस्तु के पीछे मोशन, जैसे क्या, बिल्ली चूहे के पीछे दौड़ती है, द कैट रन्स आफ्टर द रैट, तो बिल्ली चूहे के पीछे दौड़ती, क्या आएगा, मोशन में आएगा, तो इसके लिए आफ्टर। देखिए, विदिन और विदाउट दोनों बड़े सरल है। विदिन का मतलब होता है किसी समय अवधि, छोटी समय अवधि के, मतलब जो टाइम दे रखा है उससे पहले पहले। मैंने बोला समय अवधि के भीतर इन, जैसे हमने 3 दिन बोला तो उन्हें 3 दिन में काम दिखा दिया, जैसे 3 दिन के लिए बोला तो तीसरे दिन आपको काम उसने दिखा दिया। लेकिन यहाँ पर मैंने बोला जो 10 दिन के भीतर काम, 10 दिन के भीतर बोला मैंने काम, तो उस दिन 10 दिन के बजाय 8 दिन में दिखा दिया, मतलब 10 दिन के अंदर, उस समय अवधि के अंदर, मतलब जो टाइम दे रखा आपने उस टाइम से पहले ही अगर कोई वर्क हो जाए तो उसे क्या बोलेंगे, विदिन, जैसे, ठीक है। तो समय अवधि से पहले, समय अवधि से पहले। विदाउट का प्रयोग के बिना, जैसे का एक गाना चल रहा है आजकल, तेरे बिन सुना सुना, तो नथिंग इज विदाउट यू, तो विदाउट का प्रयोग किसके लिए, के बिना, ठीक है। जैसे का वह पेन के बिना लिख नहीं सकता, तो ही कैन नॉट राइट विदाउट पेन। आई होप आपको ये प्रिपोजिशन समझ में आई होंगी। और हम इसी कुछ सेंटेंस देखेंगे एक्सरसाइज के तौर पर, और आप उन्हें देखिए। तो स्टूडेंट्स, हम देख रहे हैं कुछ प्रिपोजिशन भरना। तो पहला सेंटेंस है, माई शूज आर मेड इन लेदर। अब देखिए, आपको कभी भी इस प्रकार का सेंटेंस बहुत आता, अगर वर्ब मेड हो गई, मतलब कि ईज आर एम या वाज पर कुछ भी, और मेड आई है या मैक आई गया, गारंटी से उसके बाद तुरंत बाद आपको ऑफ लगानी है। जब कोई वस्तु दूसरी वस्तु से बनती है तो क्या आती है, ऑफ आती है, ऑफ। तो यहाँ पर आ जाएगा ऑफ। जैसे कभी कभी रिंग वाला आता है, दिस रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, ठीक है। जैसे माई नेकलेस इज मेड ऑफ डायमंड। तो यहाँ पर जब भी कोई वस्तु किसी वस्तु से बनती है, मेड का मतलब बनी हुई, ठीक है, मैक की थर्ड फॉर्म है मेड। अगर किसी वस्तु से बनती है तो क्या आएगा, ऑफ, याद रख लेना हमेशा। और ऑफ एक जगह बहुत ज्यादा पूछता, कैंसर, कैंसर से पहले ऑफ जरूर आता। जब कैंसर से हम पीड़ित होते हैं तो क्या लगाएंगे, ऑफ, ठीक है। और जब बुखार से होते हैं तो क्या लगाते हैं, फ्रॉम। सी पुट द पेन हर पॉकेट। अब एक बताओ, वह पॉकेट में पेन को रख रही है, वह पॉकेट में पेन को रखती है। जब पॉकेट में रखती है तो मोशन आ गई नहीं भाई, पेन को रख रही है तो पेन में क्या आ गया, मोशन आ गया। और मोशन के लिए क्या यूज करते हैं हम, इनटू, ना कि इन, इन मत लगा देना, तो यहाँ पर क्या जाएगा, इनटू, ठीक है। भाई अगर ये सेंटेंस पेन के लिए होता कि द पेन इज इन हर पॉकेट,
तो वहां पर इन आता, क्यों? पेन पहले से पॉकेट के अंदर है, लेकिन बाहर रखती है तो मोशन आई है, ठीक है। तो इसके लिए क्या लाएंगे? इनटू। अगला है एवरीवन लाफ्ड हिम। अब पहले इसकी हिंदी सुन लो। एवरीवन मतलब हर कोई है, प्रत्येक व्यक्ति। लाफ्ड माने हंसा, और हिम माने उस। तो इसका मतलब है प्रत्येक व्यक्ति उस पर हंसा। तो उसकी खोपड़ी पे चढ़ के कोई हंसा होगा, तो ये हमें सोचने वाली बात है, उसकी बातों पर हंसा। तो जब उसके ऊपर नहीं हंसा, मतलब हमें विजुअल तरीके से हमें दिखाई नहीं दे रहा है कि उसके ऊपर है या नहीं है, तो उसके लिए क्या मैंने क्या बताया? एट। मतलब कि अगर डेफिनेटली उसके ऊपर होता तो हम लगाते ऑन, लेकिन डेफिनेटली उसके ऊपर नहीं है तो क्या लगाएंगे? एट। तो भैया यहां पर आ जाएगा एट। अब बच्चों आगे है द कैट जंप्ड द टेबल। अब द कैट माने बिल्ली, जंप्ड माने कूदी, द टेबल माने मेज पर। तो बिल्ली मेज पर कूदी, तो यहाँ पर प्रिपोजिशन बननी है। एट का मतलब भी पर होता, ऑन का मतलब भी पर होता, अपॉन का मतलब भी पर होता, इनका मतलब में होता। तो इन तो बिल्कुल आने वाला नहीं है। अब यहाँ पर एट लगा मैं, ऑन लगा मैं, अपॉन लगा मैं। देखिए एट तो आता है इंडेफिनिट के लिए, तो बस भाई ये डेफिनेट है कि मेज के ऊपर है, तो एट तो आएगा नहीं। ऑन आता है जब जब कोई वस्तु रुकी हुई हो, वास्तव में किसी के ऊपर हो। और ओपन आता है मोशन के लिए, जैसे क्या? इन आता स्थिर के लिए, इनटू आता मोशन के लिए। ऐसे ही ऑन आता स्थिर के लिए और अपॉन आता मोशन के लिए, मतलब कि गतिशील वस्तु के लिए। तो जब कूदी है मेज के ऊपर, तो वो मेज पे मोशन में ही तो आई है भाई, कूद का आई है तो गति के द्वारा ही तो आई है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा प्यारे बच्चों अपॉन। अब भैया अगला है आई एग्री, मैं सहमत हूँ, यूर प्रपोजल, तुम्हारे प्रस्ताव से। मैं तुम्हारे प्रस्ताव से सहमत हूँ। तो जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु से सहमत होती है, कह सकते हैं, या कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से सहमत होता, तो उसके लिए विद का प्रयोग करते हैं। तो अभी हमने जैसे कि हम एक सेंस लगा सकते हैं, हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, जब कोई वस्तु दूसरी वस्तु के साथ काम करती है। अब भैया यहाँ पर सहमत होना जो है, मैं तो सहमत हूँ। जब पहले तुम सहमत थे तभी तो मैं सहमत हूँ। आई एग्री, मैं सहमत हूँ विद योर प्रपोजल, तुम्हारे प्रस्ताव से। मतलब कि मैं और तुम्हारे प्रस्ताव का एक ही काम है, क्या? एग्री, सहमत होना। तो यहाँ पर क्या जाएगा भैया? विद आ जाएगा। थोड़ा सेंस भी लगाना सीखो भाई, मैंने आपको बता दिया है तो सेंस का प्रयोग भी करो। अब देखिए लास्ट सेंटेंस है, इट हैज बीन रेनिंग, बारिश हो रही है, मॉर्निंग, सुबह से बारिश हो रही है। अब मैंने आपको बताया जब टाइमिंग से के लिए आ जावे, तो से की अंग्रेजी बच्चे क्या देंगे अरे फ्रॉम माने से, सुबह से बारिश हो रही है, फ्रॉम लगाओ, सही। बिल्कुल गलत हो जाएगा। मैंने ये बताया जब टाइम से हो तो या तो फॉर आएगा या फिर सिंस आएगा। जब डेफिनिट टाइम हो तो उसके लिए सिंस आता है, जब इंडेफिनिट टाइम हो तो फॉर। इंडेफिनिट कौन कौन से होते हैं? जब 2 दिन से, 4 दिन से, 2 महीने से, 4 महीने से, 2 साल से, 1 साल से, या 2 घंटे से, 2 मिनट से, 2 सेकंड से। मतलब जिसके बारे में पता ना हो कि कौन से 2 घंटे हैं, कौन से 2 दिन है, कौन से 2 महीने हैं, तो उसका जब पता ना हो तो उसके लिए क्या लगाते हैं? फॉर। लेकिन जब कोई समय, तारीख, कोई डेफिनेट टाइम दे दे तो उसके लिए सिंस। जैसे का सुबह से, शाम से, कल मंडे से, ट्यूसडे से, 1948 से, 1972 से, 20 जुलाई से। तो इस तरीके का डेट दे दे तो क्या आएगा? सिंस। तो भैया सुबह से है, डेफिनेट टाइम है, यहाँ पर क्या जाएगा? तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आ जाएगा सिंस। ठीक है, इस प्रकार मैंने 6 सेंटेंस लिखे प्रपोजिशन के। आई होप कि आप समझ गए होंगे। अब मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूँ रीऑर्डरिंग का। ठीक है, एक कभी कभी रीऑर्डरिंग का सेंटेंस आ जाता है और मुझे लगता है कि इस बार आना चाहिए। तो जैसे रीऑर्डरिंग का सेंटेंस है, ये आगे चूज द करेक्ट ऑप्शन। ये हमें इन चारों में से करेक्ट ऑप्शन है, उसे चूज करना है। तो फादर राइट्स माई ए लेटर मी टू। अब मैंने आपको भी बताया है प्यारे बच्चों, पहला आता है सब्जेक्ट, फिर आती है वर्ब, और फिर आता है ऑब्जेक्ट। असलियत में तो ये होता है सेंटेंस का सीक्वेंस। अगर बाद में हम कोशिश करें तो कॉम्प्लीमेंट यूज कर देते हैं। और मैं आपको बता दूं, आप इतना तो जानते हैं सब्जेक्ट क्या होता है? नाउन या प्रोनाउन होता है सर। और ऑब्जेक्ट भी कोई ना कोई नाउन या प्रोनाउन ही होता है। मैं आपको कंप्लीमेंट के बारे में बता दूं, कंप्लीमेंट भी कोई ना कोई नाउन या प्रोनाउन ही होता है। लेकिन अधिकतर 90% जो कॉम्प्लीमेंट अगर ऑब्जेक्ट के बाद यूज हुआ है, तो आप हमेशा याद रखें उससे पहले कोई ना कोई प्रिपोजिशन जरूर आ जाएगी। अगर नाउन या प्रोनाउन के रूप में यूज हुआ है, ऑब्जेक्ट के बाद कॉम्प्लीमेंट आया है, तो कोई ना कोई प्रिपोजिशन जरूर आ जाएगी।
कि याद रखिए 90% कंप्लीमेंट जो होता है वो प्रीपोजिशन से स्टार्ट होता है। तो इस सीक्वेंस के द्वारा हम रख के देखें तो भैया एक तो आइए फादर, चलो नाउन है, सब्जेक्ट हो सकता है, फिर राइट्स वर्ब है, ठीक है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ गई। अब माई, अगर मैं आपको थोड़ा माई के बारे में बता दूं तो बच्चों अगर मैं तुम्हें थोड़ा माई के बारे में बता दूं तो माई जो है वो प्रोनाउन, और कैसी प्रोनाउन है, एडजेक्टिव प्रोनाउन है। और एडजेक्टिव प्रोनाउन जितनी भी है ना, जैसे माई है, आवर है, योर है, तो इस प्रकार सात हैं ये, इनके बाद 100% कोई ना कोई नाउन जरूर आनी चाहिए, कोई ना कोई नाउन जरूर आनी चाहिए। अब इस सेंटेंस में अगर मैं नाउन देखूं तो एक तो फादर है और एक लेटर है, ठीक है। अब यहाँ पर अगला एक वर्ड है ए क्या है, एक डिटर्मिनर है, ए क्या है, एक डिटर्मिनर है या आर्टिकल कह सकते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने आर्टिकल के बारे में देखा था, आर्टिकल बिना नाउन के नहीं आने का, मतलब इसे भी कोई ना कोई एक क्या चाहिए, नाउन। अगर मैं ए को फादर से पहले लिखूं, ए फादर, एक पापा, अब पापा एक ही तो होते हैं, 10-20 कोई होते हैं भैया, आप लिखो ए फादर, ये तो गलत ही होगा है। तो एक से पहले मतलब ए के बाद तो फादर आने वाला है नहीं, जब नहीं आने वाला तो लेटर के पहले ही आएगा ये, क्लियर है। अब लेटर के पहले आया तो माई के साथ भी एक नाउन होना चाहिए, तो माई किससे पहले आना चाहिए, फादर से। तो भैया 3 ऑप्शनों में माई फादर से पहले आएगा, ठीक है। तो पहला ऑप्शन तो हो गया कट। अब आगे बात करें, चलो माई फादर हो गया, फिर राइट से जाएगा, तो भैया 2 सेंटेंसों में देखो माई फादर के बाद राइट से, क्यों, राइट से वर्ब है, तो सब्जेक्ट के बाद क्या आना चाहिए, सब्जेक्ट के बाद वर्ब, तो 2 सेंटेंसों में राइट से, तो भैया चौथा ऑप्शन निकट होगी, क्योंकि माई फादर के बाद क्या है, ए लेटर है। अब आगे बात करें, वर्ब के बाद होना चाहिए ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट भी या तो कोई नाउन होता है या फिर कोई प्रोनाउन होता है। तो भैया यहाँ पर नाउन क्या है, ए लेटर, एक प्रोनाउन भी आएगा भैया मी, एक प्रोनाउन हैगा मी। अब मैं थोड़ा सा तुम्हें यहाँ ऑब्जेक्ट क्लियर कर दूं, तो ऑब्जेक्ट जो होता है बच्चों, ये 2 प्रकार का होता है, एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट। अगर 2 ऑब्जेक्ट यूज करे गए हैं तो एक डायरेक्ट होता है और एक इनडायरेक्ट। अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होते हैं ये होते हैं प्रोनाउन। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं, प्रोनाउन, जैसे मी है, हिम है, या हर है, अस है, ठीक है, ये इनडायरेक्ट है। कोई नाउन के रूप में आ जावे तो ये होते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब बच्चों मैं आपको एक बात बता दूं, अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनसे पहले अगर कोई प्रीपोजिशन आ जाती है तो गारंटी से पहले डायरेक्ट आएगा और बाद में इनडायरेक्ट आ जाएगा। लेकिन अगर प्रीपोजिशन ना हो तो पहले इनडायरेक्ट आएगा बाद में डायरेक्ट। इस बात को नोट कर लो, तुम अपने नोटबुक में नोट कर सकते हो कि अगर प्रीपोजिशन है किसी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले तो गारंटी से पहले डायरेक्ट आएगा और बाद में इनडायरेक्ट। अब देखिए, अब मैंने इस सेंटेंस को पढ़ा तो मुझे एक प्रीपोजिशन मिली टू, तो इसका मतलब टू, देखिए मैंने बताया टू किससे पहले, प्रीपोजिशन किससे पहले आएगी, ये तो मैंने टू लिख दिया वैसे, लेकिन कुछ भी हो सकती है। तो प्रीपोजिशन किससे पहले आएगी, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या, मी, तो टू मी ढूंढ लो भैया। अब टू मी यहाँ पर भी है, टू मी यहाँ पर भी है, दोनों में। अब मैंने बताया अगर टू मी है मतलब प्रीपोजिशन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले है तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में आएगा और डायरेक्ट पहला आएगा, मतलब इस तरीके से आएगा। तो भैया जिसमें टू मी बाद में, वही वाला ऑप्शन ठीक कर दो। तो देखो ए लेटर इसमें पहले है, टू मी बाद में, तो तुम्हारा ऑप्शन नंबर सी ठीक हो गया, माई फादर राइट से लेटर टू मी। इस प्रकार हम रीऑर्डरिंग कर सकते हैं, थोड़ा समझ के, यूं नहीं है तुक्का पेल दो, तुक्का लगा दो, ठीक है, आराम से समझ के करो। तो इस प्रकार हमने जो है ग्रामर के जो आपके ऑप्शनल MCQ आने हैं उस पर डिस्कस कर लिया है। अब हम डिस्कस करेंगे कि प्रोज, पोएट्री और सप्लीमेंट्री के MCQ कौन से इंपॉर्टेंट और क्या तैयार करने किस तरीके से होते हैं। ये मैंने आपको बताया किस तरीके से भरे जाते हैं, मैंने ये नहीं बताया कि भैया तुम्हें यही जाके मिल जाएंगे। हाँ कह सकता हूँ कि जो मेरा 100% बताया है इसमें से 70 से 80% मिल जाए आपके पेपर में। लेकिन जो ये पागल बनाते हैं यूट्यूब पे वीडियो वाले कि
यही पेपर आएगा, बोर्ड से चुरा कर लेकर आया हूँ। ऐसी पागलपंथी बिल्कुल ना करें मेरे बच्चों। मैं आपको सलाह देता हूँ कि अपने ऊपर डिपेंडेंट हो गए तैयारी अपनी सही प्रकार से करें, किसी यूट्यूब के चक्कर में ना पड़े कि यही पेपर आएगा। ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। मोस्ट क्वेश्चन कुछ होते हैं जो मैं आपको डिस्कस करा रहा हूँ, उन पर थोड़ा ध्यान दो, लेकिन फिर भी अपनी पढ़ाई पर अपना बैकअप बनाकर भी चलना है, ठीक है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो इन्हें लाइक करें और एक किसी दूसरे स्टूडेंट को भी शेयर कर दें।